Hello बच्चों, let's read a given question. The question says in series LR circuit XL, that is inductive reactance, is given as 3R. Now a capacitor with XC, that is capacitive reactance, is given as R, is added in series. Ratio of new to old power factor is option A 1, option 2 B, option B 2, option C 1 by root 2, option D root 2. So for this question, जो key concept यहाँ पे we will be using is the concept of power factor. Power factor. So basically power factor, it is denoted with cos phi, एंड पावर फैक्टर हम निकालते किस तरीके से, उसके लिए वी नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेजर डायग्राम. तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग. तो हमें पहला गिवन है एलआर सर्किट. सो एलआर सर्किट के लिए जब हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा. हमें पता है एलआर सर्किट के लिए जो पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है या फिर रेजिस्टेंस ऑफर बाय इंडक्टर है, उसके लिए जो फेजर डायग्राम बनेगा वो सेम बनेगा. यानी कि अगर मैं मान लूं कि ये पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर है एंड दिस इज द पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो हमें पता है. एंड रेजिस्टेंस के लिए अगर जब हम बात करते हैं तो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड करंट विल बी इन फेज फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट. लेकिन जब इंडक्टर उसमें ज्वाइन होता है तो इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है करंट से बाय 90 डिग्री. सो ये हमने बना दिया बाय 90 डिग्री लीडिंग पाई बाय 2. ठीक है, तो ये फेजर डायग्राम हो गया एलआर सर्किट के लिए. राइट, अब यहाँ से अगर हम देखें तो यही सेम फेजर डायग्राम. एक तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि VL वर्सेस VR का हमने ग्राफ बनाया, तो सेम ग्राफ XL वर्सेस R का भी बनेगा. ठीक है, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है और सीरीज में जो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट दोनों में सेम फ्लो होगा, तो जो भी ग्राफ रेजिस्ट वोल्टेज के लिए हमने बनाया वही फेजर डायग्राम हम बनाएंगे इंडक्टेंस के लिए. बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एक्सएल VL वी कैन राइट XL एंड इंस्टेड ऑफ VR वी कैन जस्ट राइट R. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से बनेगा. ये होगा हमारा रिजल्टेंट. ठीक है, रिजल्टेंट को लेट से अगर हम मान ले, और ये जो एंगल होगा बेसिकली, पहले इसको लिख देते हैं, ये जो एंगल होगा ये होगा फाई. तो यहाँ से हम पावर फैक्टर यानी कि कॉस फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो कॉस फाई क्या आ जाएगा, एडजेसेंट जो कि है हमारा रेडियस, राइट, अपॉन इसको बोलेंगे Z, जो नेट इंपिडेंस है टोटल, Z से हम डिनोट करते हैं. यानी कि इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, नेट रेजिस्टेंस, उसको हम Z से डिनोट करें तो इसको लिखेंगे R बाय Z. या फिर सिंपली इसको लिख सकते हैं R अपॉन Z को हम लिखेंगे, अगर इसका मॉड ले लिया जाए तो इट विल बी R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर. ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो R अपॉन XL हमें गिवन है 3R, तो ये हो जाएगा 10R का स्क्वायर, एंड इसको सिंप्लीफाई करने पे आंसर आएगा 1 बाय रूट 10. इसको बोल देते हैं लेट्स से एक्सप्रेशन नंबर 1. ठीक, अब बात करते हैं, अब हमने कैपेसिटर भी ऐड कर दिया तो अभी एक सीरीज LRC सर्किट बन चुका है. राइट, अब इसका फेजर डायग्राम क्वाइट इंटरेस्टिंग है, उसको हम देखते हैं ध्यान से. ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वी नीड टू कीप इन माइंड. अगेन अब हम जस्ट वोल्टेज को ना दिखाते हुए जस्ट हम रेजिस्टेंस के टर्म में दिखा देंगे. तो ये रेजिस्टेंस है और ये I है, दोनों फेज में होते हैं तो इसीलिए एक ही तरफ हमने दिखा दिया इसको. अब इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही है, हम कंसिडर कर लेते हैं कि XL जो है वो ग्रेटर है XC के. ये मान के चल रहे हैं हम, अगर XC ग्रेटर हुआ XL के तो ये जस्ट ग्राफ टिल्ट हो जाएगा नीचे की तरफ. अभी हम मान रहे हैं XL इज ग्रेटर देन XC, तो ये ऊपर जाएगा XL माइनस ऑफ XC, नेट इफेक्ट ऊपर की तरफ चला जाएगा क्योंकि XL ग्रेटर है. क्यों, हमें पता है कि रेजिस्टेंस या फिर पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर विल बी लीडिंग, जैसे हमने ऊपर के केस में देखा, लीडिंग द करंट. लेकिन कैपेसिटर में क्या होता है, वो लैग करता है, तो वो नीचे की तरफ बनाया जाएगा. यानी कि अगर मैं बनाऊं इसको वोल्टेज के टर्म में, जस्ट अगर हम इसको जस्ट दिखाने के लिए देखें तो ये VL है, तो ये बनेगा VC, बिकॉज कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट जो है लीड करता है लेकिन वोल्टेज लैग करता है, तो इसीलिए वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हमने नीचे शो कर दिया. जस्ट इतना सा फर्क है. लेकिन अभी हम फिलहाल इंडक्टर और रेजिस्टेंस के टर्म में सर्किट को दिखा रहे हैं. ठीक है, तो अब नेट इफेक्ट जो आएगा ये बनेगा फाई. अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस फाई, इसको डैश बोल देते हैं क्योंकि ओल्ड है, या फिर इसको लिख देते हैं इस तरीके से कॉस फाई डैश. ठीक है, ये फाई डैश मान लेते हैं. तो कॉस फाई डैश अभी भी R अपॉन Z आएगा. R तो क्या है हमारा R ही है. Z क्या हो जाएगा, अब Z बदल जाएगा, Z विल बी द नेट इफेक्ट ऑफ XL माइनस XC एंड R, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का द होल स्क्वायर. इसको जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब XL XC दोनों गिवन है, XL गिवन है 3R और XC गिवन है R. 3R माइनस R विल बिकम 2R, 2R का स्क्वायर विल बिकम 4R स्क्वायर, और ये तो ये आ जाएगा आंसर 1 बाय रूट 5. इसको हम बोल देंगे एक्सप्रेशन नंबर 2. तो हमें पूछा गया न्यू टू ओल्ड, यानी कि फाइनली वी कैन टेक द रेशियो. यहाँ पे इस तरीके से हम रेशियो ले लेते हैं.
cos phi डैश अपॉन cos phi न्यू टू ओल्ड ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास √10/5, जो कि आंसर आ जाएगा √2। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन डी के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।